वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं डीके सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज का जो सेशन है, मैं उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं भाई हम लोग। जैसा कि अभी तक के सेशन में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट के 2 क्लासेस में एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा। उससे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी को पढ़ा। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर लिया है। मोल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। आज का जो सेशन होने वाला है, उस सेशन में बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट कहो या इसको स्टाइकोमेट्री कहो, या हम इसको कह सकते हैं स्टाइकोमेट्री का मतलब होता है, स्टाइको का मतलब होता है कैलकुलेशन, मेट्री का मतलब होता है एलिमेंट। मतलब हम कहीं पे किसी एलिमेंट की कैलकुलेशन करें ड्यूरिंग द रिएक्शन, या हम इसको एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट कहें, या हम कह सकते हैं बेटा क्या, केमिकल कैलकुलेशन फॉर गिवन रिएक्शन कह सकते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, है ना, परेशान नहीं होना है। आप बहुत आराम से वीडियो को देखो और ड्यूरिंग योर स्टडी आप डाउट्स को एक जगह पे नोट करो। अगर डाउट्स आपके बन रहे हैं तो डाउट्स को नोट करो। लेक्चर फिनिश होने के बाद डाउट का जो सेशन आपको दिया गया है, उस सेशन पे आप अपने संबंधित जो भी टीचर्स हैं रिस्पेक्टेड, उनसे आप कंसर्न करो और उस डाउट को तुरंत क्लियर करो। बात सुन जा रही कि नहीं? अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इसको यूटिलाइज करिए। और आज का जो टॉपिक है, हम टाइम बिना वेस्ट किए उसको स्टार्ट करते हैं। देखोगे, हमने लिखा है केमिकल कैलकुलेशन फॉर द गिवन रिएक्शन, मतलब या एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, या इसको हम स्टाइकोमेट्री का नाम दिया। हमने इसको 2-3 तरीके से हमने बता दिया। ये एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि मोल कंसेप्ट को ही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हो आप समझोगे? केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, कौन सा पॉइंट है? केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम बात करेंगे, मैं कहूँ कि रिएक्टेंट। मैं बात करूँ क्या बेटा? प्रोडक्ट। ठीक है। फिर मैं बात करूँगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हम लोग कह सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इतने टॉपिक मैंने लिख दिए आपके सामने फटाफट हम लोगों ने। इन टॉपिक्स में परेशान नहीं होना है, हमें सब पढ़ना है। या हमने पढ़ा है जो हमारे छोटे छोटे पहले के जो क्लासेस थे, उन क्लासेस में इनको हमने पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई? केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कुछ चेंजेस अकर करती हैं। वो क्या चेंजेस होती हैं? सम सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू अदर सब्सटेंसेस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? या हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 substances interact with each other and form new substance। मतलब ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं कुछ नए सब्सटेंस को। उसको बोलोगे केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब केमिकल इक्वेशन क्या है भाई? तो मेरा ये कहना है कि रिएक्शन, आपको समझ में आ गया कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलना है। मैंने कहा सब्सटेंस 1 रिएक्ट किया, सब्सटेंस 2, इसके बाद यहाँ पे कोई सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सब्सटेंस 1, सब्सटेंस 2 और न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ, इनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इज कॉल्ड क्या बेटा? केमिकल इक्वेशन। मेरी बात को समझना।
क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। बात सुन रहे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस विच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। रिएक्शन हमने लिखा, सब्सटेंस ए को हमने मान लो ए मान लिया, इसको सपोज हमने बी मान लिया, ये बन गया हमारा सी, ये एक केमिकल इक्वेशन बन गया। क्लियर हुआ? अब हम रिएक्टेंट की बात करें और प्रोडक्ट की बात करें तो रिएक्टेंट क्या होता है भाई? बोलो भाई। द सब्सटेंस इन विच चेंज इज ब्रॉट। क्या लिखोगे? द सब्सटेंस इन विच चेंज इज ब्रॉट, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें चेंज हो रहा हो। क्लियर हुआ कि नहीं? उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट के लिए सुनोगे, द सब्सटेंस इन विच या द सब्सटेंस विच कम into न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रिएक्टेंट का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ वो सब्सटेंस जिसमें रिएक्शन के अंदर कुछ चेंज हो रहा हो, चेंज को ब्रॉट करे, उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट साइड टू द रिएक्शन इन द रिएक्शन, ठीक है, एंड राइट साइड प्रोडक्ट होता है। जो नई चीज़ बनती है, the new substance which is formed during the reaction is called product and it will be right side of the reaction। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये छोटी मोटी बातें हैं, जस्ट मैं तुमको ऐसे समझा देता हूँ। अब हमने बोला अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हमारे मतलब की चीज़ें आ गई, हमारे मतलब की चीज़ें आ गई। हम लोग एक काम करते हैं, इस बोर्ड को हम लोग फिनिश करते हैं यहाँ से, और एक काम करते हैं, या तो कहोगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ भाई। मैंने कहा हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन दो को समझना है, यही हमारा पार्ट है आज के सेशन का। मैं देखो बताऊँ, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर दोज इक्वेशन in which atoms of reactant and product are not equal। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? दोज रिएक्शन in which atoms of element in reactant and product is not same, इसको बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल मैंने कहा H2 प्लस N2 और ये बना दिया NH3। ये देखो, ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ KClO3 है जो कि KCl प्लस O2 में टूट गया है, ये भी क्या है? एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो कुछ ही रिएक्शन में अगर एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बैलेंस नहीं होता है तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, फटाफट इसको नोट करते रहिए, इसको नोट करते रहो। जिस अंदाज में मैं लिख रहा हूँ आप उसी अंदाज में अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, बार बार कहूँगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाई जाती है चीज़ें, उनको प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाता है भाई। ये बहुत ही गलत बात है। नोट्स तो आप समझ लो कि एक तरह का सब्जेक्ट की सबसे बड़ी एक थीम है, जिसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप नोट करिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा प्रवचन सुनाने से फ़ायदा नहीं है। आप सभी समझदार हो तो
समझदार के लिए इशारे ही काफ़ी होते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग बात करेंगे क्या बेटा, बैलेंस। क्या बात करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। yes, I am talking about balanced chemical equation. What is balanced chemical equation? Those reaction in which atoms of element in reactant and product are same. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो क्या लिखोगे, those reaction in which atoms of elements in reactant and product are same. Like example, same example को मैं लिख रहा हूँ, AH2 thrice plus AN2 twice NH3। देख लो, 6 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम नाइट्रोजन के, 2 एटम नाइट्रोजन के, 6 एटम हाइड्रोजन के, बैलेंस है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, KClO3 KCl प्लस O2। समझ में आया? अब देखोगे हम लोग काम करते हैं, इसको ट्वाइस कर दें, इसको थ्राइस कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। देखो बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? नोट करिए फटाफट, नोट करना है इसको, फटाफट आप लोग नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? बोल नहीं रहे हो बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे। देखो अब आप कहोगे सर हमारे सामने जो रिएक्शन है, वो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में होगा और केमिकल इक्वेशन बैलेंस एंड अनबैलेंस 2 फॉर्म में होंगे। समझ में आ रहा है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हमें पढ़ना होगा POAC। क्या पढ़ना होगा? POAC, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, है ना। और बैलेंस केमिकल अगर इक्वेशन है तो इसको हम मोल एनालिसिस से पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आया? अरे बड़ा आसान सा तरीका है, किसी रिएक्शन में कुछ भी पूछ सकता है। क्या? क्वांटिटी ऑफ एनी रिएक्टिंग सब्सटेंस, उस रिएक्टिंग सब्सटेंस को हम केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे।
ये दो तरह का हो सकता है, एक बैलेंस एक अनबैलेंस। अब बैलेंस आप सोच रहे हो कि क्यों ना हम बैलेंस कर लें सर, कर लो, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं विच इज डिफिकल्ट टू बैलेंस। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम पीओएसिस करें बड़ा आसान रहेगा, या जिसमें कोई एक रिएक्शन के बारे में कहा, हमें प्रोडक्ट सब नहीं पता है, मतलब पहली बात तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है इफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज नॉट गिवन। इसका सेंस क्या है भाई, रिएक्शन उसने बोल दिया, बोलिए, रिएक्शन बोला, उसमें आपको प्रोडक्ट नहीं मालूम है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जहाँ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती हैं उसके लिए हम ये पढ़ेंगे। मैं बताऊं, मैक्सिमम इससे कवर होगा, 90% को ये कवर कर लेगा, 10% जो डिफ़िकल्ट होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करेंगे। और मैं आपको बता भी देता हूँ, आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले मैं ये पढ़ाऊँगा, तो आप नोट करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट करिए फटाफट। चलो अब हम बात करते हैं, इसको रफ करके सीधे आ जाते हैं। मैं बात करूंगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और बैलेंस केमिकल रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करें, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या ऑल एलिमेंट्स विच आर पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलोगे? ऐसे लिख सकते हो, कोफिशिएंट इन विच रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग, कोफिशिएंट इन विच reactants are reacting and products are formed in a chemical reaction is called stoichiometric coefficient. like example, मैंने कहा AH2 प्लस AN2 दे रहा है ट्वाइस NH3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। अगर मैं बात करूँ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, अगर मैं बात करूं ऑफ AH2, वो कितना होगा 3। मैं कहूँ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ AN2 क्या होगा 1, या मैं कहूँ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3 ये क्या होगा 2। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं C+O2 जो कि एक CO2 दे रहा है। तो
इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1। मैं बात करूं KClO3 और ये KCl ट्वाइस प्लस 3O2 ट्वाइस में हो रहा है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है 2, इसका कॉफिशिएंट क्या है 2, इसका कॉफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल था। फोर्थ की मैं बात करूं, मैंने कहा SO2 प्लस O2 जो कि SO3 दे रहा है, तो भाई इसको हाफ कर दो तो भी हो जाएगा। ये देखोगे 1, ये कितना 0.5, ये कितना 1। अब इसको सिंपल रेशियो अगर बनाना है तो 2 1 2 भी कर सकते हो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। अब मैं फिफ्थ की बात करूँ, मैंने कहा CH4 प्लस O2 जो कि CO2 प्लस H2O में जा रहा है, तो बैलेंस करोगे इसको 2 कर दें, बोलो, तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 कर दें, बोलो बेटा, तो ऑक्सीजन 4, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देखोगे 1 कॉफिशिएंट 1, यहाँ क्या 2, यहाँ क्या 1, यहाँ क्या 2। ये रही बात, ये रहा स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्लियर हुआ। अब मैं आप लोगों को इसको नोट कर लो, तो इन रिएक्शंस में बिना कुछ चेंज किए आपको एक बात और बताते हैं। आप एक एग्जांपल और ले लो, एग्जांपल नंबर 6 ले, एल्यूमिनियम प्लस O2 जो कि Al2O3 बना देगा। इसको ट्वाइस कर दो, तो इसको क्या करोगे, ऐसा करो, इसको ट्वाइस करो, इसको 4 करो, ठीक है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, थ्राइस करते हैं, 4 3 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लिखिए फटाफट। हो गया, चलो अब हम लोग बात करते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इसी में आएगा अब मोलर रेशियो, सेम वर्ड आ जाएगा, सेम मोलर रेशियो, या हम बात करते हैं मोल, आप ऐसे समझ सकते हो, मोल एनालिसिस भी कह सकते हो, इसी को मैंने लिखा भी था एक, वहाँ पे देखिएगा भाई, मोल एनालिसिस भी हम कहते हैं इसको। और इस एनालिसिस को करने के लिए हमें मोलर रेशियो की ज़रूरत होगी। ओके, एक बात याद रखोगे कि जो quantitative information of any chemical reaction will be generated with the help of molar ratio of the reacting substances। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी अगर आपको एनालिसिस करनी है तो उनके मोलर रेशियो से कर सकते हो, या हम दूसरे फॉर्म में बोलें तो इन्हीं को हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, 3 मोल्स H2 1 मोल नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल्स क्या दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। तो देख लो यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं मोलर रेशियो क्या है, तो मोलर रेशियो 3:1:2 है। यहाँ मोलर रेशियो क्या है, तो यहाँ बोलेंगे 1:1:1 है। यहाँ अगर मैं पूछूं कि मोलर रेशियो क्या है, तो 2 लगा दो सिर्फ, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, 2:1:2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1:2:1:2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3:4:2 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट इसको नोट करिए, हम लोग रिजल्ट के बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
बोलिए, मोलर रेशियो समझ में आ गया। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उन कोफिशिएंट को ही हम मोलर रेशियो कहते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोलर रेशियो भी कह सकते हैं। ये मोलर रेशियो मोल एनालिसिस में हम डील करेंगे। आपको मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करूँगा, मोल एनालिसिस में हम क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाते हैं भाई। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड मोलर रेशियो दोनों बात सेम है, समझ में आ गया। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मोलर रेशियो या मोल एनालिसिस पर डिपेंड करता है। हमने देख लिया था पीछे का जो मोल कंसेप्ट था, मोल हो तो आप मास निकाल सकते हो, एटम निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, आयन निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो क्वांटिटी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी इन्फॉर्मेशन को हम मोल की हेल्प से कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। चलो, इसको अगर कवर किया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बोलो, हो गया ये? चलो, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर कर दिया, हम सीधे मोल एनालिसिस पे चलते हैं। सीधे हम मोल एनालिसिस पे चलते हैं। मोल एनालिसिस, मोल एनालिसिस की बात करें तो मोल एनालिसिस में बेसिकली हम मोल एनालिसिस इसको कह सकते हैं, या मोल एनालिसिस की हम बात कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल दिया मैंने कहा कि अल्फ़ा टाइम ए प्लस बीटा टाइम बी इजकल टू सम गामा टाइम सी प्लस डेल्टा टाइम डी। ये अगर मैं पूछूं कि मोल्स ऑफ ए और यहाँ लिखो मोल्स ऑफ बी, यहाँ लिखो मोल्स ऑफ सी, यहाँ लिखो मोल्स ऑफ डी। मेरी बात थोड़ा समझना। अगर मैं कहूँ कि सभी मोल्स को हमें इक्वल करना है तो सबको 1 बना दूँ? नहीं आए समझ में? बोलो ना भाई सबको 1 बनाने के लिए यहाँ अल्फ़ा से डिवाइड कर दें, यहाँ बीटा से डिवाइड कर दें, यहाँ गामा से डिवाइड कर दें, यहाँ डेल्टा से डिवाइड कर दें। भाई सबके मोल्स आपस में इक्वल कब होगा? जब सब 1 हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 कब होगा? जब इसको हम इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, इसको इसके कोफिशिएंट बीटा से डिवाइड कर दें, इसको गामा से डिवाइड कर दें, इसको डेल्टा से डिवाइड कर दें, तब ये सब आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। ये एक, आप इसको कह सकते हो कि एक ट्रिक है भाई, इसको ट्रिक भी कह सकते हो, या हम कह सकते हैं ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करिए अपने कॉपी में, फटाफट नोट करो। नोट करिए सभी लोग, कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने कहा KClO3 KCl प्लस O2, ठीक है ना। मैंने कहा Al प्लस O2 Al2O3 ट्वाइस, यहाँ देखोगे ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे थ्राइस, है ना। तो इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं? अभी इसको रफ करते हैं। इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 बन गया, 2 से डिवाइड करते हैं 1 मोल, विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2। इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। ये आपस में सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस बात को आपको समझना है। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, फटाफट नोट करिए, इसको नोट करिए।
चलो आगे बढ़ें, हम सब इसी से सॉल्व करेंगे, इसी से सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ें, बोलो ना भाई। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब पहला इसमें हेडिंग बनाओगे केस नंबर 1, केस नंबर 1 फर्स्ट बनाओगे केस 1, जिसमें हम आज की क्लास में बात करेंगे सिंगल रिएक्टेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिंगल रिएक्टेंट के बारे में। सारे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो उसके लिए आज नियम पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिएगा धीरे धीरे आप इसी में लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ोगे, जो कि एनसीईआरटी का टॉपिक है, लेकिन क्या है उसको हम समझेंगे। सिंगल रिएक्टेंट में आप डिसोसिएशन वाले सभी रिएक्शंस को ले सकते हो, जैसे ट्वाइस NH3 क्या थ्राइस H2 प्लस N2 में चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात हम कह सकते हैं क्या KClO3 ट्वाइस, जो कि KCl प्लस O2 में, यहाँ ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस, यहाँ थ्राइस। थर्ड की बात करें हम ये भी ले सकते हैं CaCO3, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर, जिसमें हम कह सकते हैं CaO प्लस CO2। या हम ले सकते हैं बेटा, या हम ले सकते हैं क्या Ag2CO3, जो कि Ag सॉलिड में प्लस CO2 प्लस हाफ O2 में जाता है। बस उनमें आ रही कि नहीं आ रही? देखोगे ध्यान से। मैं आपको बता दूं IIT JEE में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, नीट में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा सरप्राइज मैं आपको करूंगा इसमें। तो ये सब सिंगल रिएक्टेंट बेस हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब सिंगल रिएक्टेंट बेस हैं। यहाँ पे लिखूँ क्या लिख सकता हूँ? मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 1। लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखोगे मोल्स ऑफ क्या बेटा KClO3 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ क्या मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ Ag2CO3 डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मोल्स ऑफ क्या बेटा ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ O2। भाई 1 बाई इसको डिवाइड करोगे ना 1/2 से, तो ये ट्वाइस में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग नोट कर लेते तो ज़्यादा सही रहता है इसको, क्योंकि अब मैं इन पे बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा फटाफट। नोट करिए। लिख लिया? चलो रफ करूँ क्या? क्वेश्चन की अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करो, तो कॉपी में नोट करो। कैलकुलेट द
कैलकुलेट द moles of KCl, calculate the moles of KCl and O2। मैं लिख देता हूँ भाई, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KCl and O2 फॉर्म व्हेन, आप यहाँ पे लिखोगे 365.5 ग्राम, लिखोगे 365.5 ग्राम, when 365.5 ग्राम KClO3 is heating। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ या कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म एट STP when 5 gram CaCO3 is decomposed। बना तो दिया दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन क्वेश्चनों के साथ कैसे फेस करना है, क्या आपका अप्रोच होगा, ये हम बताइए आप लोग हमें, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊं, बोलिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये बड़ा VIP है, IMPT इम्पॉर्टेंट है भाई। PT का मतलब पीटना नहीं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कुछ स्पेशल और भी रिएक्शन मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के हिसाब से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली JEE के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग मोल एनालिसिस कर लें। बोलिए, अगर मोल एनालिसिस कर लेते हैं ना तो हमारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। देखिएगा इसमें मोल एनालिसिस कर लेते हैं। क्या है मोल एनालिसिस भाई? KClO3 जो कि KCl प्लस O2 ट्वाइस एंड थ्राइस। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। अगर इन दो को हम कंपेयर करें तो क्या मिला? मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। ख़त्म बवाल। तो जो चक्कर था उस चक्कर को ही हमने ख़त्म कर दिया। ये कैंसिल। अब तुमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KCl का मोल कैसे निकालोगे? तो मोल्स किसके बराबर होगा? KClO3 का। मीन्स अगर हम मोल्स ऑफ KClO3 की बात करें, KClO3, तो ये होगा वेट डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिकुलर मास। 365.5 डिवाइडेड बाई इसका ग्राम मॉलिकुलर मास देखोगे 39 प्लस 35.5 प्लस यहाँ देखोगे इसको, ये कितना होगा? 48। बताओगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? कितना आ रहा है बताइए सभी लोग। इसका आंसर निकाल सकते हो। 365.5 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा? 39 प्लस 48 कितना हुआ? ये होगा 87 प्लस 35.5। यहाँ हम लोग कर लेते हैं 87, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं बेटा हम लोग क्या? 365.5 और नीचे लिख सकते हैं 0.5। ये क्या होगा? 8 प्लस 5 13 प्लस 9 22।
कैरी 2, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 122.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना आया? 122.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से ये 3 टाइम अप्रॉक्सीमेट 3 कर दें क्या? 360 समथिंग होगा, अप्रॉक्सीमेट 3 लिख लेते हैं भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें मोल्स ऑफ KClO3 कितना मिल गया? बोलो 3। तो मोल्स ऑफ KCl कितना होगा? मोल्स ऑफ KCl कितना होगा? 3 मोल्स। क्लियर हो गया ना? बोलो अब इसके दूसरे पार्ट को कर लो। इन सेकेंड पार्ट व्हाट वी विल डू, हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 3/2 मोल्स ऑफ KClO3 मीन्स 3 × 3/2, ये होगा 9/2 या 4.5। फटाफट नोट करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4.5 मोल्स हो गया। तो ये तो है मोल कंसेप्ट यार, मोल कंसेप्ट की एनालिसिस कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तुम बुक्स वगैरह देखोगे और भी मॉड्यूल वगैरह देखोगे या किसी स्टैंडर्ड नोट्स को देखोगे तो इसी में बोलते हैं स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्रिक कह के बोलते हैं मास एनालिसिस, मोल एनालिसिस, मोल मास एनालिसिस, मास एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, और आप पागल हो जाते हो, समझ में नहीं आता। सिर्फ ये अप्रोच याद रखो। किसी भी तरह का रिएक्शन होगा हम करेंगे, JEE 2019 का क्वेश्चन करेंगे, 2020 के क्वेश्चंस लगाएंगे, परेशान नहीं होना है। शुरुआत है ये इसका। जो कंपटीशन के लिए फोकस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट, लेकिन स्पेशली कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गया? बोलिए। मैं इसको रफ करता हूँ और यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं भाई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? थोड़ा सा मैंने आपसे कहा CaCO3 है हमारे पास, जो कि CaO + CO2 में कन्वर्ट हुआ। देखिएगा थोड़ा सा क्या है, CaCO3 जो कि CaO + CO2 में जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधे, अब बोल दें सबका कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो लिख सकते हैं मोल्स ऑफ क्या CaCO3 डिवाइडेड बाई 1, जो कि यही होगा, विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ क्या बेटा CO2। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा था भाई? वॉल्यूम पूछा गया था इसका, किसका? CO2 का। इसका वॉल्यूम पूछा गया था किस पे? STP पे। सबसे पहले मोल निकालो। अब मोल कितना मिलेगा? इसके मोल्स कितने हैं भाई? मोल्स इसके होंगे 25 डिवाइडेड बाई 100 इस मोलर मास मीन्स 0.25। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा? 0.25। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP क्या होगा? बोलो। मोल्स इंटू 22.4 लीटर, 0.25 इंटू 22.4 लीटर, ये आएगा 5.6 लीटर। ये हमारा आंसर है। फटाफट नोट करिए, नोट करिए इसको। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। हो गया? बोल बेटा। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ें।
हो गया ना इसको। आइए चलिए एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या है आखिरी क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू फॉर्म when 55.2 gram Ag2CO3 is heating. Also calculate the volume of gas evolved at STP. जेई का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आपको करना है, कैसे करोगे मुझे बताओ। इस क्वेश्चन को आपको बताना है करके, करिए, कोशिश करिए। अब मैं Ag का अगर मास पूछूं तो 108 ग्राम होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, कैसे करोगे इसको बोलिए आप लोग ही बताइए भाई, इसको कैसे करेंगे। हो गया। देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे, हम लोग कर सकते हैं। Ag2CO3 हीट करोगे, Ag सॉलिड, यही रेजिड्यू है, या इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म में होगा ना, प्लस CO2 प्लस O2। बस में आ रही कि नहीं आ रही? तो दो गैस निकलनी होगी, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसको निकालने की पहली बात करी जा रही है। अब ये कितना दिया गया है? 55.2 ग्राम। तो हम लिख क्या सकते हैं, बैलेंस करें इसको ट्वाइस कर दें, समझ में आ रहा है? इसको हाफ कर दें, बैलेंस हो गया ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ Ag2CO3 डिवाइडेड बाई क्या बेटा 1 विल बी इक्वल टू moles of Ag divided by 2 will be equal to moles of CO2 divided by 1 will be equal to 3 into moles of 3 नहीं बेटा 2 into moles of O2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस एनालिसिस को यूज करेंगे। अब मोल्स ऑफ Ag2CO3 की बात करती है, कितना होगा 55.2 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना होगा भाई 216, तो ये हो गया, प्लस CO3 है ना, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, 60 हो गया। 60 प्लस 216 क्या होगा 55.2 डिवाइडेड बाई 276। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ डेटा चेंज था थोड़ा सा, 2.76 ग्राम था। ये जेई किसी ईयर में पूछा गया है, ठीक है ना, 2000 और 2010 के बीच में कभी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और कई बार आगे भी इसको, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मोल्स यहाँ से निकल गया, मोल्स निकल गया बेटा, तो इसमें पुट कर लोगे ना, बोलो, तो इसका मास निकाल लोगे
क्या करोगे, मोल्स इसका आ जाएगा, मोल्स अगर इसका आ गया तो हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास होगा। इनके वॉल्यूम निकालने के लिए 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताइए भाई। एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट है, मोल अगर सबका निकाल लिया तो वॉल्यूम और मास निकालने में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब उसको थोड़ी मैं कैलकुलेट करके बताऊँ, ठीक है ना, वो तो रिपीटिशन है पुराने कंसेप्ट का। क्लियर हो गया, बोलो, चलो नोट करो सभी लोग इसको।